अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर हम लोग आज जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं, वी आर हैविंग 3 टॉपिक्स on our schedule to complete today. Your first topic is 7.1.4 equilibrium expression involving partial pressure, number of moles and mole fraction. अब जो हमारा एक जनरल इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं E एंड B एंड देयर एक्टिव मैसेज आर स्मॉल a एंड स्मॉल b से उन्हें शो किया एंड C एंड D आर द प्रोडक्ट्स with their active masses. Now what happens if all these reactants and products are in gaseous phase? It is possible for us to write down equilibrium constant Kc expression in terms of the partial pressure of gases. हमारे पास एक law है which is known as the Henry's law, and it states that at constant temperature the partial pressure of a gas is directly proportional to its molar concentration. This law makes a relationship between the मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस कि अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं. इट मीन्स दैट दे कैन be used instead of each other. So we can write down Kc for this expression where all the reactants and all the products are in gaseous state. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Kc को Kp कर देते हैं, that is equal to partial pressure of C with its active mass into, आप मल्टीप्लिकेशन का साइन डालें या जस्ट डॉट डाल दें, डिवाइडेड बाय partial pressure of the reactants. अब आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप डालते हैं. क्योंकि यहाँ पे आप पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं तो आप यहाँ पे जस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ C and raised to power its active mass, partial pressure of D raised to power its active mass divided by partial pressure of A जो कि आपके reactants हैं, raised to power its partial pressure into partial pressure of B raised to power its active mass. और आपके पास Kp और Kc के बीच में एक रिलेशनशिप भी है जो कि मौजूद है. Kp is equal to Kc RT delta N. Now Kc is obviously the equilibrium constant, R is the ideal gas constant, T is the absolute temperature, and delta N, delta का साइन डिफरेंस शो करने के लिए होता है, N is for the number of moles. So it is the difference between the number of moles of products to the number of moles of reactants. यानी delta N को मेजर करने के लिए आपने क्या करना है, number of moles of products minus number of moles of reactants. तो ये आपके पास आ जाता है. ठीक है. फिर अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हों, आपके पास जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उनके, तो आप इसी इक्वेशन को Kp को आप क्या देते हो, इट इज द Kn एंड यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स, और आप P की जगह Nc into Nd divided by Na into Nb ये यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ Kp. और Kn और Kp का भी रिलेशनशिप है जो कि है Kp इज इक्वल टू Kn P over N raised to the power delta N. अब यहाँ पर P जो है वो प्रेशर है, टोटल प्रेशर ऑफ द
reaction mixture at the time of equilibrium, and n is the total number. ये जो n है, this is the total number of reactant and products as shown in the balanced chemical equation. इसी तरह से हमारा रिलेशनशिप, अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पार्शियल प्रेशर में ना दी हो या नंबर ऑफ मोल्स ना दिए हों बल्कि मोल फ्रैक्शन दिए हों, तो हम उस से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तब हमारे पास के पी या के एन जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय के एक्स एंड द इक्वेशन विल बी के एक्स इज इक्वल टू, अब आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सी into mole fraction of D divided by mole fraction of A into mole fraction of B. ये इक्वेशन आ जाएगी और Kp और Kx के दरमियान रिलेशनशिप है Kp is equal to Kx P डेल्टा N. सो बाकी चीज़ें अब आप लोगों को मालूम है, ये मोल फ्रैक्शन है और ये आप इसकी डेफिनेशन पिछले चैप्टर में देख चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है. जबकि आपके पास P जो है वो गेन प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर के टाइम पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका प्रेशर, और डेल्टा N इज द डिफरेंस बिटवीन द मोल ऑफ द प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट. तो ये आपके पास आ जाएगा. अब आपके पास एग्जांपल है 7.4. Following reaction was studied at 25 degrees centigrade. Calculates its Kp and Kc. Kp और Kc फाइंड आउट करें जबकि पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है प्रोडक्ट्स का भी और रिएक्टेंट्स का भी. तो आप क्या करोगे इसके लिए, सबसे पहले तो आप Kp फाइंड आउट करोगे क्योंकि Kp ही आपको पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, तो आप Kp ही फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो आपके पास पहली इक्वेशन, पहले आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें जो आपके पास दी हुई है और उसके बाद आपने जो अभी इक्वेशंस पढ़ी हैं, जो रिलेशनशिप्स पढ़े हैं उनको यूज करें. आपके पास है 2NO दैट इज इन गैसियस स्टेट एंड इट reacts with chlorine that is also in gaseous state and it is converting into nitrosyl chloride NOCl which is also in gaseous state. ये आपके पास इक्वेशन है. ठीक है, और आपको पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है नाइट्रोसाइल क्लोराइड का भी, आपको पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड का भी और पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है क्लोरीन का भी. तो नाइट्रोसाइल क्लोराइड का प्रेशर है 1.2 एटमॉस्फेयर, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रेशर है 5×10⁻⁻² एटमॉस्फेयर और क्लोरीन का पार्शियल प्रेशर है 3×10⁻⁻1 एटमॉस्फेयर. तो पहले तो आप इक्वेशन बनाएं जो आपके पास कांस्टेंट की इक्वेशन है, Kp की जो इक्वेशन है दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज नाइट्रोसाइल क्लोराइड इन दिस केस एंड इट्स रेज़ टू पावर 2, आपके पास एक्टिव मास 2 है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट दैट इज NO, इसकी पावर भी 2 है, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन जिसकी पावर 1 है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है. अब आपके पास ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं. ठीक है, तो आप Kp में ये सब वैल्यूज डालो, 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय PNO के लिए 5×10⁻⁻², इसका भी स्क्वायर ले लोगे, इनटू 3×10⁻⁻1, इसकी पावर 1 है तो आपको इसमें कुछ नहीं करना. इसका आंसर आपके पास आ जाता है 1.9×10⁻³ पर एटमॉस्फेयर. आई थिंक नहीं,
हाँ, पर एटमॉस्फेयर। इसकी भी यूनिट एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एटमॉस्फेयर स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये एटमॉस्फेयर बच जाएगा और ये हम लिखेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं कि मोस्टली हम के की या के सी की यूनिट्स नहीं लिख रहे होते, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि वो क्या है और कैसे आएंगे, ठीक है। सो हमने जो रिलेशनशिप के पी और के सी के दरमियान पढ़ा था, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन। अब आप ये रिलेशनशिप इस्तेमाल करके केसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले तो डेल्टा एन निकालना, मैं अब इसको पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगी, आसान है, लेकिन डेल्टा एन जरूर देख लें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स आपके पास दो हैं, एक NO है और साथ में एक क्लोरीन भी है। तो आपको ये दोनों ही आपस में ऐड करके, यानी आप डायरेक्ट -3 लिख लेते तो भी ठीक था, लेकिन आपको समझाने के लिए अगर आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा होती तो आप उनको भी यूं सम अप करके लिखते, ठीक है। तो डेल्टा एन आपके पास आ जाता है -1, और बाकी वैल्यूज जैसे अब आपके पास टेम्परेचर उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको कन्वर्ट कर लोगे आप केल्विन में, और चूंकि आपके पास प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है तो आपने आर की कौन सी यूनिट यूज करनी है, 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। और अब आप ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में लगा दो तो आपके पास इसका आंसर आ रहा है 4.65 10⁴, और दिस इज इजी, आप लोग कर लोगे अब इसको। फिर है सेल्फ चेक एक्सरसाइज, इसको आप लोग करें, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वी विल सॉल्व इट। फिर है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम 7.1.5 इज दैट नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। जब हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह का की टाइप्स होती हैं इक्विलिब्रियम की, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। सो हम उन स्टेट्स को देखते हुए पहली टाइप का जो इक्विलिब्रियम हमारे पास आता है दैट इज नोन एज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब होमोजीनियस इक्विलिब्रियम ये है कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं सब के सब जितने भी हैं वो अगर एक ही फेज में हो, मीन्स इफ दे आर द गैसेस, तो जितने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं सब गैसेस हैं, या लिक्विड्स हैं तो लिक्विड्स हैं सब, या सॉलिड्स हैं तो सब सॉलिड्स हैं। So, if this type of situation happens, then that type of equilibrium is known as homogeneous equilibrium. आपके पास ये जो example दी हुई है, this is also the example of homogeneous equilibrium. आप देख रहे हो आपके पास दोनों reactant gaseous state में और जो product है वो भी gaseous state में है. So this is the example of homogeneous equilibrium. आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल की, दोनों लिक्विड स्टेट में है, और जो प्रोडक्ट्स आपके पास आ रही हैं वो भी आपके पास लिक्विड स्टेट में है। एसीटेट आ रहा है, इथाइल एसीटेट एंड वाटर बोथ आर लिक्विड स्टेट, सो दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आपके पास है हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। सो एज द नेम इंडिकेट्स कि अगर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक फेज में ना हो, चाहे कोई एक भी बीच में से डिफरेंट हो, तो फिर वो इक्विलिब्रियम जो है दैट इज known as heterogeneous equilibrium. We can see the examples. Now in the first example, calcium carbonate is converting into calcium oxide and carbon dioxide. Calcium carbonate is in solid state, calcium oxide is also in solid state, but carbon dioxide is in gaseous state. So this is the example of heterogeneous equilibrium. In the second example, water is in liquid state, but it produces hydrogen which is in gaseous state, and oxygen is also in gaseous state. So this is also the example of heterogeneous equilibrium. अब heterogeneous equilibrium की जहाँ बात आ जाए तो वहाँ पे हमने ये भी देखना है कि अगर हमारे पास ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड्स इन्वॉल्व हैं इक्विलिब्रियम में, तो फिर हम इनकी कॉन्सेंट्रेशन को अपनी केसी की इक्वेशन में मेंशन नहीं करते हैं, हम इनको केसी की इक्वेशन में यूज़ ही नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स की जो क्वांटिटी है, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो ओवरऑल जो इक्विलिब्रियम सिस्टम है उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करती है, उसको चेंज नहीं करती है, क्योंकि आमतौर पर वो इतनी ज़्यादा होती है
गैसियस फेज से कि आप के पास ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन में, सॉरी नॉट रेट ऑफ रिएक्शन बट इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, तो के सी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट शोन इन के सी एक्सप्रेशन। जैसे हम अगर इसको लिखें, इस सेकेंड इक्वेशन को, और इसकी के सी की वैल्यू हम लिखें, तो हम इसको लिखेंगे, ये आपके पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो वी डोंट नीड टू मेंशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों के मुकाबले में इतनी ज़्यादा है कि वो इक्विलिब्रियम की स्टेट पर किसी तरह से इफेक्ट नहीं करती, उसकी वैल्यू कम हो जाए ज़्यादा हो जाए वो कुछ चेंज नहीं लेकर आएगी। तो इसलिए हमें डिवाइडेड बाय H2O लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, हम इसको सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास जैसे सेल्फ चेक एक्सरसाइज 7.4 है, उसमें से हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी फिर आप लोग कर लीजिएगा। जैसे आयरन ऑक्साइड की एग्जांपल है, दैट इज इन सॉलिड स्टेट एंड it reacts with carbon monoxide that is in gaseous state and it forms iron again that is in solid state and carbon dioxide that is also in gaseous state। तो अगर हमसे इसकी केसी एक्सप्रेशन लिखने को कहा जाए तो हमें सॉलिड्स बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो हम सिर्फ लिखेंगे CO2 जो कि प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय CO जो कि रिएक्टेंट है, दोनों गैसियस स्टेट में, तो हम ये लिखेंगे। और उन्होंने कहा Kp भी लिखें, तो पार्शियल प्रेशर जाहिर है ना तो इसका हो सकता है ना इसका हो सकता है, सॉलिड्स का तो नहीं है, गैसेस का है पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। सेल्फ चेक एक्सरसाइज से बाकी दो क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग अब सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 7.1.6 वो अब के कोर्स से एक्सक्लूडेड है, इसलिए हम डायरेक्ट जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज 7.1.7 एप्लीकेशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या क्या कर सकते हैं, इसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। The first application, there are total 3 applications of the equilibrium constant जो आपकी बुक में गिवन है। फर्स्ट ऑफ देम इज द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। हम Kc की वैल्यू के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो उसकी डायरेक्शन क्या है। हमारे पास जो मिक्सचर है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, क्या उसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, यानी उसने लेफ्ट साइड पे मूव करना है या उसने राइट साइड पे मूव करना है, यानी उसने और प्रोडक्ट्स बनानी है या प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है और उसने रिएक्टेंट्स बनाने हैं। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं विच इज नोन एज रिएक्शन कोशेंट, विच इज एक्सप्रेस्ड एज the concentration of products divided by the concentration of reactant. So this is the ratio between the concentration of product and the reactant. अगर हमारे पास Q आ जाता है तो हम फिर फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को कंपेयर करते हैं हम Kc की वैल्यू के साथ, तो हमें मालूम हो जाता है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन हो गया कि नहीं, और अगर नहीं हुआ तो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन क्या होगी उसको मेंटेन करने के लिए। Q की वैल्यू अगर आपके पास लेस देन Kc होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास हमें मज़ीद प्रोडक्ट चाहिए और रिएक्शन को राइट साइड पे मूव करना है, यानी और रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करें और प्रोडक्ट्स बना दें। अगर Q की वैल्यू ग्रेटर देन Kc है तो इट मीन्स कि हमारे पास
प्रोडक्ट्स जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट होने की ज़रूरत है रिएक्टेंट में ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके। और अगर Q और Kc की वैल्यू सेम आ जाए तो ऑब्वियसली इट मीन्स दैट आपके पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है और ना तो रिएक्शन ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है और ना ही रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना है। अब इसके लिए आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी हुई है 7.8। तो अगर हम वो एग्जाम्पल देखें तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये क्या है। हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है हैबर्स प्रोसेस की, जो कि अमोनिया की प्रोडक्शन है। ठीक है, एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड Kc की वैल्यू दी हुई है फॉर दिस रिएक्शन। नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो। तो आपके पास इसमें कहते हैं कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर Kc की वैल्यू जो आती है दैट इज 610 रेज़ टू पावर -1 है। तो आप ये बताएं, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन दी हो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया की फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, तो आप बताएं कि आपके पास डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब आपने क्या करना है, इसको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपने क्यू फाइंड आउट करना है। क्यू फाइंड आउट करना है तो आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए जो कि आपको क्वेश्चन में उन्होंने दे दी हैं। लेकिन आप लिखो Q इज इक्वल टू कॉन्सेंट, इसमें प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया है, NH3 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज N2 into H2 और उसकी पावर 3 है। जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं वो आप इसमें पुट करो इक्वेशन में। अमोनिया की जो वैल्यू है 110⁻³ मोलर है और नाइट्रोजन की 110⁻³ मोलर है और हाइड्रोजन की 110⁻² मोलर है। और ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे पावर्स ऊपर लिखी हुई हैं उनके साथ आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। आपके पास Q की वैल्यू आ जाती है 110⁻³ अच्छा, अब ये वैल्यू आई है जबकि उन्होंने क्वेश्चन में जो Kc की वैल्यू दी थी वो थी 6। Kc की वैल्यू है, बल्कि मैंने यहाँ लिखी हुई है दैट इज द वैल्यू ऑफ Kc और ये Q की वैल्यू है। तो आप देख रहे हैं कि Q की वैल्यू जो है दैट इज मच मच ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ Kc। और हमने पढ़ा कि अगर Q की वैल्यू ज्यादा है Kc से, अब आप इसे करोगे कैसे कि एज Q इज greater than Kc, it means that more reactants are needed to attain the equilibrium. So more ammonia should be decomposed to form nitrogen and hydrogen. So equilibrium system should have to be shifted towards left side. फिर से एक्सरसाइज 7.7 है जो कि आपने इसी तरीके से करनी है। आपको इक्वेशन दी हुई है, Kc की वैल्यू दी हुई है और कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। आपने रिएक्शन कोशेंट को फाइंड आउट करना है और फिर आपने उसको कंपेयर करना है Kc की वैल्यू के साथ। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की दैट इज द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि आपके पास केमिकल रिएक्शन जो है वो किस हद तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसका फाइंड आउट हम कैसे करते हैं, हमारे पास अगेन ये चीज़ है कि तीन तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा। Kc की वैल्यू बहुत कम हो या Kc की वैल्यू मॉडरेट हो, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जैसे आपके पास रिएक्शन है हाइड्रोजन और ब्रोमीन का एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रोजन ब्रोमाइड। Kc की वैल्यू दी है 5.4 10⁻18 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज वेरी लार्ज क्वांटिटी, 10⁻18 है जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी है। नाउ अगर हम ये कंसिडर करें, बल्कि मैं इसको सॉल्व करती हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ आए। H2 plus Br2
and they are converting into HBr, जबकि Kc की वैल्यू जो गिवन है that is 5.4 10 raised to power 18 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हम ये अज्यूम करते हैं, जो ये इक्वेशन हमें बता रही है कि इसकी वैल्यू भी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी 1 है, इसकी भी 1 है, और हम फाइंड आउट कर लें 2HBr की वैल्यू। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, Kc इज इक्वल टू concentration of product divided by concentration of reactants, ये है ना। अब हम इनको 1 कंसीडर करें, Kc की वैल्यू हमें दी हुई है, तो वैल्यू जो है दैट इज 5.4 10 raised to power 18 is equal to HBr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1। हमने इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को 1 कंसीडर कर लिया, तो हमारे पास आ जाता है HBr। क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 5.4 10 raised to power 18 अंडर द रूट। तो हमारे पास इसका आंसर आता है 2.32 into 10 raised to power 9 मोलर। और इसका मतलब क्या हुआ कि आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशन HBr की, दिस इज मच ग्रेटर देन द वैल्यूज ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। रिएक्टेंट की वैल्यू हमने 1 कंसीडर की थी, इसकी वैल्यू हमारे पास 10 raised to power 9 मोलर आ रही है। सो इट मीन्स कि कॉन्सेंट्रेशन आपके पास प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा है इक्विलिब्रियम के टाइम पर, और रिएक्टेंट्स की बहुत कम है। इसका मतलब है कि आपके पास जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, और तकरीबन आपके पास रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ चला जाएगा इस प्रोसेस के दौरान। यानी ये ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि आपको बहुत सारी प्रोडक्ट की क्वांटिटी दे सकता है। अगर Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल हो, जैसे आपके पास इक्वेशन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, जबकि Kc की वैल्यू 1 10 raised to power -30 इज सो स्मॉल क्वांटिटी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके साथ भी आप वही करें, अगर आप ये कंसीडर कर लें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक मोल है, तो आप वैल्यू निकाल लो नाइट्रिक ऑक्साइड की एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये वैल्यू आ रही है आपके पास 1 10 raised to power -15 मोल्स, जो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम के टाइम पर आपके पास रिएक्टेंट ही ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होंगे और प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत कम है। देखो रिएक्टेंट को आपने 1 कंसीडर किया था, 1 मोल, और जो आपके पास प्रोडक्ट है 10 raised to power -15 मोल्स आ रहे, जो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। तो इट मीन्स कि अगर आप ये रिएक्शन करते हो तो ये बहुत कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट देगा। इक्विलिब्रियम जब इसका एस्टैब्लिश होगा तो भी उसमें रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है वो बहुत कम है। और अगर Kc की वैल्यू मॉडरेट है, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है, जैसे N2O4 का रिएक्शन है और वो कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और Kc की वैल्यू 0.36 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0.36 जो है, अगर आप फिर वही कंसीडर कर लो कि 1 मोल है आपके पास N2O4 का, और आप वैल्यू निकालो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, तो वो वैल्यू निकल रही है 0.6 मोल, जो कि मॉडरेट क्वांटिटी है। यानी 1 मोल आपने रिएक्टेंट का लिया था और 0.6 मोल आ रहा है आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो इसका मतलब है कि जब इनमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसिडरेबल अमाउंट मौजूद होगी उस टाइम पर, ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद आपके पास सेल्फ चेक एक्सरसाइज 7.8 है, और वो आपने यही जो हमने मेथड यूज किया इसके साथ आपने ये एग्जाम्पल, ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।